हेलो और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी चीज़ डिकोड करने वाले हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स 2। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं आज इसका डर हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूं। हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे चलकर एक बढ़िया सिविल इंजीनियर बनने में भी मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आखिर फ्लूइड मैकेनिक्स में फेल क्यों होते हैं? मतलब रीसेंट एग्जाम ट्रेंड्स देखें ना तो इस सब्जेक्ट में बैक लगने का रेट लिटरली बहुत हाई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर बिना कॉन्सेप्ट समझे सिर्फ फॉर्मूलों को रटने में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा स्ट्रैटेजिक और इंट्यूशन बेस्ड रिवीजन प्लान बनाने जा रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। तो जल्दी से आज का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग इंट्यूशन से, फिर हम कवर करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 4 के फंडामेंटल फ्लो प्रिंसिपल्स। उसके बाद कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस और डेरिवेशंस देखेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी RGPV एग्जाम स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग इंट्यूशन, फॉर्मूलों से परे। देखिए, मैथ्स की लंबी इक्वेशंस रट लेना काफ़ी नहीं है जब तक आपको ये ना पता हो कि असली दुनिया में इनका क्या काम है, राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स असल में वाटर ट्रीटमेंट और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। इसे ऐसे सोचिए, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सेडिमेंटेशन प्रोसेस डिजाइन करना हो या बड़े पाइप नेटवर्क्स का ट्रांसमिशन सेटअप करना हो, ये थियोरेटिकल फ्लूइड कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर आपके प्रोफेशनल सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिजाइन से जुड़े हैं। जब पानी किसी स्ट्रक्चर से गुजरता है तो उसके फ्लो और प्रेशर को समझना ही किसी भी सेफ स्ट्रक्चर की नींव रखता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, यानी यूनिट 1 फंडामेंटल फ्लो प्रिंसिपल्स। RGPV एग्जाम्स में ये यूनिट बहुत हैवी वेटेज रखती है। यहाँ से अक्सर 14 मार्क्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस आते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का अंतर। इसे विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। लेमिनार फ्लो एक बिल्कुल शांत नदी की तरह है जहां पानी स्मूथ पैरेलल लेयर्स में आराम से बहता है। दूसरी तरफ टर्बुलेंट फ्लो किसी उफान मारती हुई नदी जैसा है, बिल्कुल केओटिक, जहां खुरदुरे पाइप्स के कारण फ्लो को बहुत हाई रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। एग्जाम में इन दोनों के बीच एक क्लियर लॉजिकल डिफरेंस लिखना सच में बहुत जरूरी है। सिलेबस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्लो नेट। अब ये क्या है? इसे बस एक विजुअल ग्रिड की तरह समझिए जो पानी के फ्लो का मैप बनाता है। इस ग्रिड में जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं वो फ्लो की डायरेक्शन बताती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइंस उन पॉइंट्स को जोड़ती हैं जहां एनर्जी सेम होती है। और सबसे बड़ा कैच क्या है? ये दोनों लाइंस हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल्स पर यानी ऑर्थोगोनली क्रॉस करती हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपल शब्दों में समझा देते हैं और एग्जाम में एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं तो पूरे मार्क्स मिलने पक्के हैं। अब अगर हम पिछले सालों के एग्जाम ट्रेंड्स पर गौर करें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यही सेम फ्लो प्रिंसिपल्स बार बार हाई वेटेज क्वेश्चंस बनकर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो मैनोमीटर से प्रेशर नापने का प्रिंसिपल हो या फिर यूलियर-रेन और लैग्रैंजियन मेथड्स के बीच का डिफरेंस। एक बात तो तय है, ये थ्योरी क्वेश्चंस आपके लिए स्कोरिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, यूनिट 4 फोर्सेस और बाउंड्रीज। इस यूनिट की बुनियाद टिकी है पास्कल के नियम पर। ये रूल बड़ा सिंपल सा कहता है कि अगर किसी क्लोज लिक्विड पर आप कहीं से भी प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर बिना कम हुए फैल जाता है। ये लॉ प्रैक्टिकली बहुत जगह यूज होता है, जैसे हाइड्रोलिक जैक या डैम्स के डिजाइन में, और एग्जाम्स में तो ये बार बार पूछा ही जाता है। यूनिट 4 में एक टॉपिक है बाउंड्री लेयर डायनेमिक्स। होता क्या है कि जब कोई फ्लूइड किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर से बहता है तो सरफेस के पास फ्रिक्शन की वजह से एक लेयर बन जाती है। इसे हम अक्सर लैब एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से विजुलाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रैग फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, सरफेस का फ्रिक्शन और फ्लो का सेपरेशन भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना बिल्कुल मस्ट है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझना हमेशा एक रियलिटी चेक देता है। बाउंड्री लेयर और बायंसी यानी उत्प्लावकता से जुड़े सवाल किस तरह घुमाकर पूछे जाते हैं, जैसे फ्रिक्शन ड्रैग कैलकुलेट करने को बोल दिया या किसी तैरते हुए लकड़ी के ब्लॉक की रिलेटिव डेंसिटी निकालना। इससे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। आगे आते हैं चौथे सेक्शन पर, आवश्यक परिभाषाएं और डेरिवेशंस, एसेंशियल डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस।
डेरिवेशंस के नाम से ही डर लगता है ना, लेकिन ट्रिक ये है कि यूलर से बर्नौली तक के इस डरावने मैथमेटिकल डेरिवेशन को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ दिया जाए। स्टेप 1, स्ट्रीमलाइन के साथ यूलर का इक्वेशन बिल्कुल सही लिखिए। स्टेप 2, बस उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। और स्टेप 3, लो जी, आपको अपना बर्नौली थ्योरम मिल गया। एग्जाम के प्रेशर में इन 3 सिंपल स्टेप्स को याद रखना सच में बहुत आसान और इफेक्टिव साबित होता है। 7 नंबर वाले शॉर्ट आंसर सेक्शन में मार्क्स पक्के करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन रैपिड रिवीजन टूल है। इसमें सब कुछ है। स्पेसिफिक वेट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का बेस है, कोहेजन, कैपिलरिटी जो अक्सर मैनोमीटर की रीडिंग में एरर लाती है, फिर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को इस तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो थ्योरी सेक्शन में डायरेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। और अब फाइनली आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, आरजीपीवी एग्जाम स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास। 70 में से पूरे 35 मार्क्स। जी हाँ, ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तब भी आप प्योरली थ्योरी क्वेश्चंस के दम पर 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और पासिंग मार्क्स तो सिर्फ 22 हैं। सोचिए, बस शर्त एक ही है, आपकी थ्योरी प्रेजेंट करने का तरीका एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप कुछ बहुत ही कॉमन गलतियों से बचेंगे। आंसर लिखते वक्त बिना डायग्राम के बस लंबे लंबे पन्ने भरना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा क्लियर डायग्राम्स बनाएं, प्रॉपर हेडिंग्स दें और स्पेसिफिक डिटेल्स लिखें। और एक और प्रो टिप, शुरुआती यूनिट्स को छोड़ के डायरेक्ट यूनिट 5 के कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में कभी मत फंसिए। तो आखिर में सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, सबसे पहले शुरू की 4 यूनिट्स में अपना बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थ्योरी के साथ साथ ड्रैग फोर्स और फ्लो रेट वाले जो हाई फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें एक बैलेंस बना के चलिए। रही बात यूनिट 5 की, यानी फ्लूइड मशीनरी की, देखिए वो थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड और मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ रिस्क लेने से पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि पहली 4 यूनिट्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट हों। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहता हूं आप सभी इस एक सवाल पर सोचें, आपकी तैयारी का नजरिया क्या होना चाहिए? क्या आपको सिर्फ एग्जाम पास करने वाले एक आम स्टूडेंट की तरह रटकर फॉर्मूले याद करने हैं, या फिर भविष्य के एक ऐसे स्मार्ट सिविल इंजीनियर की तरह तैयारी करनी है जिसके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सच्चा इंट्यूशन हो? चॉइस बिल्कुल आपके हाथ में है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।